क्वेश्चन नंबर 7, चलाएं 7 का 2, व्हाट वुड बी योर आंसर इन वन अबाउ। आपका पॉइंट 1 में आंसर क्या होगा, ये कल हम एंड पे कर रहे थे। अगर 40% शेयर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने खरीदे हों, 48% ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खरीदे हों और 12% इंडिविजुअल्स ने खरीदे हों, तो भाई इसका जवाब ये था कि कंपनी प्राइवेट बन जाएगी, क्योंकि ना फेडरल गवर्नमेंट ने ना फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदे हुए, ना लिस्टेड है। लेकिन सवाल 3 थे, सवाल था गेन लॉस निकालें। तो मेरे भाई सिक्योरिटीज में आपने कहीं नहीं देखा था गेन लॉस को 75% करना है, याद होगा आपको। सिक्योरिटीज में आपने कहीं नहीं देखा था गेन लॉस को 75% करना है। 75%, बल्कि सिक्योरिटीज में रेट डिफरेंट हो जाते थे होल्डिंग पीरियड के एतबार से, लेकिन 75% करना कहीं नहीं था। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं और ज्वेलरी पेंटिंग है, उसमें 75% करना होता है। इसलिए जो गेन निकला था पॉइंट 1 में, उसको अगर 75% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गेन निकल आएगा पॉइंट 2 के लिए। एंड इन द लास्ट ये बात थी कि हेड कौन सा है, तो भाई हेड ना सैलरी है, ना बिजनेस है, ना अदर सोर्स है, हेड इज कैपिटल गेन। लेकिन पॉइंट 1 में कैपिटल गेन का नाम तो लिखना मुनासिब नहीं था, सेपरेट ब्लॉक लिखना था और गेन ऑन सिक्योरिटीज था। ओके जी, ये इन तीनों का टोटल आ रहा है 400, 650, 100, 100 का। वो फिर ये एरर होगी, एक चीज डिलीट की थी जिसकी वजह से नहीं आ रहा होगा। ओके, इसका टोटल करके ऊपर लिख लें 700 काट के। अच्छा जी, क्वेश्चन 8 और 9 कर लीजिएगा आप हजरात, 8 भी कर लीजिएगा, और 3 मैंने कहा था कि छोड़ दें, 9 का 3। ओके, पेज नंबर 2 पे आए। कुछ लोगों को इशू आ रहा था 3A 3B के अंदर, ओपन प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर, तो इसमें स्टेप्स लिख लें 3A 3B के अंदर। स्टेप 1 क्या होगा, आइडेंटिफाई वेदर इट इज ओपन प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि ये ओपन प्लॉट है या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। पेज 2, आइडेंटिफाई वेदर इट इज ओपन प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। पहले ये आइडेंटिफाई कर लेंगे हम। अच्छा जी, फर्ज करें ओपन प्लॉट है, फिर क्या करेंगे, स्टेप 2, आइडेंटिफाई होल्डिंग पीरियड। आइडेंटिफाई होल्डिंग पीरियड, स्टेप 2, आइडेंटिफाई होल्डिंग पीरियड। अच्छा, मिसाल के तौर पे होल्डिंग पीरियड 3 साल है, तो सीरियल नंबर कौन सा लगेगा, 2। उसमें गेन को कितने % पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, 75% पे। अच्छा चलें, वो भी हो गया। अब क्या लगाना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। अब स्टेप 3 लिखें, कैलकुलेट टैक्स। किस बेस पे, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ गेन। अब होल्डिंग पीरियड नहीं देखना, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ गेन। गेन की अमाउंट को बेस बना के टैक्स निकालें जी। मिसाल के तौर पे गेन की अमाउंट 9 मिलियन है, आप बता दें सीरियल नंबर कौन सा लगेगा नीचे आके, 2। ठीक है, अब सिंपल सा सवाल सुनिएगा, ये 3 स्टेप लगाइएगा। मैंने ओपन प्लॉट 6 महीने बाद बेच दिया 15 मिलियन के गेन पे। मैंने ओपन प्लॉट, बोले मैंने ओपन प्लॉट 6 महीने बाद बेच दिया 15 मिलियन के गेन पे। जल्दी बताएं, 3A लगेगा 3B, 3A में सीरियल नंबर 1 लगेगा 2, 1 क्यों, 6 महीने।
और रेट जाके देखे कौन सा लगेगा, सीरियल 3 या 4? 4 को पढ़ें जरा, 4 को पढ़ें फिर खुद ही पता चल जाएगा। एक्सीड 15 मिलियन पे मेरे भाई 4 है, तो फिर 15 मिलियन पे कौन सा है, 3। 15 मिलियन एग्जैक्ट आ जाए तो सीरियल कौन सा लगेगा, 3 लगेगा। ओके, तो कैपिटल गेन के चैप्टर के अंदर पहले तो बता दें, दो ऐसी इनकम्स थी जो कैपिटल गेन के चैप्टर में हैं लेकिन कैपिटल गेन के हेड में उन्हें नहीं कहना। वो कौन कौन सी हैं, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज, उससे मुराद पब्लिक कंपनी, उससे मुराद वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। इसके बाद कैपिटल गेन के चैप्टर में एक और चीज कैपिटल गेन के चैप्टर में है लेकिन कैपिटल गेन के चैप्टर वाले उसके नॉर्मल टैक्स के रेट नहीं लग सकते, वो है ओपन प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। इसके अलावा कुछ चीजें कैपिटल गेन के चैप्टर में ऐसी हैं जो कैपिटल गेन के चैप्टर में ही हैं और इन पे कैपिटल गेन के सारे रूल लगेंगे। वो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं और ज्वेलरी, मैन्यूस्क्रिप्ट और वो सारी चीजें हैं, वो सारी कैपिटल गेन के चैप्टर में रहेंगी और सैलरी, बिजनेस, अदर सोर्स के साथ ऐड होकर टोटल इनकम का पार्ट बनेंगी। अदर सोर्स में आ जाए, सेक्शन 39। भाई पहली तो सिंपल सी बात, जो चीज किसी हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं करेगी वो चीज किस हेड में फॉल करेगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उसके बाद हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की जो है वो एग्जांपल्स पढ़ना शुरू करते हैं कि कौन सी हैं। लेट्स स्टार्ट। Income of every kind received by a person in a tax year if it is not included in any other head। जी, अगर कोई चीज किसी हेड में चली गई वेल एंड गुड, अगर किसी हेड में ना गई तो कहां गिरेगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अदर देन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो इनकम एग्जेम्प्ट होगी उसकी बात नहीं की जा रही। shall be chargeable under the head income from other source। Following is the criteria of classifying income under other source। It must be income as per definition of income। वो पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। It is not chargeable under any other head। It is not exempt। एग्रीकल्चर भी अदर सोर्स में नहीं आ सकती क्योंकि वो तो exempt है। And it does not fall under final tax। डिविडेंड भी इधर नहीं आ सकता बिकॉज वो तो अलग रेट अवेलेबल है। अच्छा, लेकिन डिविडेंड इधर आया हुआ है। पॉइंट ए में सबसे पहली मिसाल ही डिविडेंड है। तो भाई इस पे एक जनरल रूल है लॉ का कि जिसके बारे में कोई स्पेसिफिक बात हो जाए तो उसके बारे में जनरल बात फिर नहीं होती। डिविडेंड पे एक पूरा सेक्शन है जिसका नंबर था 5 और चैप्टर था 4 और उस 5 में बड़ी तमहीद बांधी थी कि डिविडेंड का रेट 15% है। तो फिर अदर सोर्स वाला चैप्टर कौन होता है ये कहने वाला कि डिविडेंड यहाँ पे आ रहा है। तो इस बुनियाद पे लोग इस राय में पहुंचे हैं कि इसको लॉ में एरर नहीं कहा जाएगा, बल्कि अगर आपको पाकिस्तान की कंपनी से डिविडेंड मिले तो वो तो उसी तरह 15% टैक्स लगेगा, लेकिन अगर बाहर की कंपनी से आपको डिविडेंड मिल जाए तो उसको अदर सोर्स में ही डाल देना चाहिए। वजह सुन लें, पाकिस्तान की कंपनी से जब आपको डिविडेंड मिलेगा तो 100 रुपए की बजाय 85 मिलेगा क्योंकि हमें पता है डिविडेंड का रेट कितना है। लेकिन जब बाहर की कंपनी से डिविडेंड मिलेगा वो तो 15% रेट नहीं है, उस पर तो टैक्स ही नहीं कटा होगा। पता नहीं उनके मुल्कों के रूल क्या है, पता नहीं कटा भी होगा या नहीं कटा होगा। इसलिए जो डिविडेंड आपको बाहर के मुल्क से मिला करेगा उसको आप अदर सोर्स के चैप्टर में गिराया करेंगे और जो डिविडेंड आपको पाकिस्तान से मिला करेगा उससे आप उसी तरह फाइनल टैक्स 15% रेट। पाकिस्तान सोर्स इनकम डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल इज ऑलरेडी कवर्ड अंडर सेक्शन 5, वो जो हमने पढ़ा था, एज फाइनल टैक्स इनकम। आगे लिख लें एट 15%। वो फिर हम टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर पढ़ेंगे, टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर पढ़ेंगे हम, उसमें हम उससे कुछ फायदा देंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। However, if the dividend received is foreign source income, it is chargeable under the head। तो अगर पाकिस्तान के मुल्क से मिला है तो 15% रेट, अगर बाहर के मुल्क से मिला है तो अदर सोर्स में गिरा। ओके, नेक्स्ट रॉयल्टी।
रॉयल्टी होता है किसी चीज़ का किराया वगैरह। मिसाल के तो रॉयल्टी की डेफिनेशन हमारे सिलेबस से निकल गई हुई है। मिसाल के तौर पे आपने किसी टीवी चैनल से बात की, ESPN से, कि जी जो मैच हो रहा है वो हमें आप चलाने दें, तो उन्होंने आपको वो मैच चलाने की इजाज़त दे दी, तो आपने जो उसको पैसे दिए डेट इज़ कॉल्ड एज रॉयल्टी। नेशनल ज्योग्राफिक वालों से बात की कि वो जो फ़लाँ शेर वाली आपने कहानी चलाई थी फ़लाँ जंगल के अंदर, वो हमें भी ज़रा चलाने दें, उन्होंने इजाज़त दे दी, तो जो आपने पैसे दिए डेट इज़ कॉल्ड एज रॉयल्टी। बट रॉयल्टी की डेफिनेशन हमारे सिलेबस से निकल चुकी है। ओके, पॉइंट सी, प्रॉफिट ऑन डेट। भाई प्रॉफिट ऑन डेट के आगे लिख लें, ये होती है इंटरेस्ट इनकम। जी एक भाई तो इधर आए, मोहतरम उधर जगह बनाए, और उधर हो ना, और उधर जी, बैग इधर नीचे लटका दें या नीचे रख दें, और उधर हो जी। और एक लास्ट रो में जगह बनवाएं, ये लास्ट रो में चेक वाली शर्ट बैठे जी। प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट से क्या मुराद है? इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ये नीचे लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन डेट फॉल्स अंडर फाइनल टैक्स इन केस ऑफ ऑल पर्सन। इसको काट दें, ये आपके सिलेबस की चीज नहीं है, छोड़ें, जो बॉक्स में लिखा हुआ है इसको काट दें। ओके, प्रॉफिट ऑन डेट, डेट मीन्स लोन और प्रॉफिट मीन्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम। आगे लिख लें रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ओके, CC बोलें। ओके, क्या हुआ, मिर्चें लग रही हैं। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट, एक साहब ने टैक्स पे किया 28 मिलियन, बाद में इनको पता चला कि भाई मैंने तो गलती से ज्यादा टैक्स पे कर दिया, तो इसने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि मुझे रिफंड करे 8 मिलियन। तो गवर्नमेंट डिलेड द रिफंड, हुकूमत ने रिफंड देने में देर कर दी। अब मांगा था इसने 8 वापस, इसमें एक्सेस पे किया हुआ है 8। आए में तो ऊपर देखें, मांगा था इसने 8 वापस, गवर्नमेंट ने डिले कर दिया रिफंड। गवर्नमेंट डिलेड रिफंड एंड और पेड 8.4 और इसको दिया 8.4। इस 8.4 में जो उसने प्रिंसिपल अमाउंट मांगी थी वो कितनी थी? 8। और जो एडिशनल पेमेंट जुर्माने के तौर पे गवर्नमेंट ने की, आप तो हैरान हो रहे होंगे गवर्नमेंट ने की, लेकिन गवर्नमेंट कर देती है। एडिशनल पेमेंट डिले की वजह से गवर्नमेंट ने की इंटरेस्ट की मद में, वो कितनी है? 0.4। नाउ व्हाट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? दिस 8 इज नॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 8 तो आपके ही पैसे आपको वापस मिल रहे हैं, बल्कि अगर 8 को इनकम में डाला गया तो आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आप कहेंगे ये 8 तो मेरे ही पैसे मुझे वापस मिल रहे हैं, तो ये तो मेरी इनकम नहीं है, वो तो मैंने गलती से जमा करा दिए थे। 8 मिलियन घर में पड़ा हुआ था, गलती से जमा करा दिया, ये तो मेरा वापस करें, मेरा है। व्हाट इज माई इनकम? 0.4। अच्छा, ऐसा करना आपका बिजनेस है? हमेशा ज्यादा टैक्स देते हैं, फिर गवर्नमेंट से जाके इंटर ले गए, ये बिजनेस है आपका? ये नौकरी कर रहे हैं आप कहीं? किराए पे दिया हुआ है आपने कुछ? ये शेयर बेचे हैं आपने? अदर इनकम नहीं, उस जालिम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिखा हुआ है। आईकैप के एग्जामिनर कमेंट्स आए थे, बच्चे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को अदर इनकम लिखाते हैं। आईकैप ने कहा मैं नंबर काट लेता हूं, क्योंकि अदर इनकम अकाउंटिंग की क्लास का लफ्ज है, इस चैप्टर का नाम पढ़ लें, अदर इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम, इस पे नंबर कटेंगे अदर इनकम इसको लिखने पे। CC, अच्छा वो आपने बोला, सबको फायदा हो गया इसकी वजह से। मिस्टर अंजुम पेड टैक्स अमाउंटिंग टू 28 मिलियन फॉर टैक्स ईयर 2016. Later on he realized that he has made an excess payment of 8 million, therefore he filed a refund application. Tax authorities agreed to make, tax authorities agreed to make the refund. टैक्स चलो यार तुम्हें कर देते हैं वापस। However, the refund was लटका by the tax authorities, and consequently, और नतीजातन Mr. Anjum received 8.4 million. It includes 0.4 as additional payment on delayed refund. Rupees 0.4 million that is paid in excess of 8 million will be treated as additional payment on delayed refund and is chargeable under that income from other source.
ओके, आपके घर के साथ ओपन प्लॉट था, आपने इसको किराए पे दे दिया। आपके घर के साथ ओपन प्लॉट था, आपने इसको किराए पे दे दिया। इट इज योर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। पार्किंग के तौर पर यूज होता है, किसी दफ्तर वाले गाड़ियां पार्क करते हैं। ओपन प्लॉट किराए पे दे दिया, आपको जो किराया आ रहा है, इट इज योर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, आपने घर किराए पे दे दिया, इट इज योर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, ये आपकी जमीन थी, आपने किराए पे दी, किराए पे दी। अगले बंदे ने रिक्वेस्ट की कि मुझे अलाउ करो फॉर कंस्ट्रक्शन, आपने अलाउ कर दी कंस्ट्रक्शन। आपने कहा मैं 10 साल के लिए बाहर के मुल्क जा रहा हूं, आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो कर लो, ज्यादा बड़ी बिल्डिंग ना बनाना, ग्राउंड फ्लोर ही बस बना लो, बेसमेंट भी ना बनाना, ग्राउंड फ्लोर बना लो बस, काफी है। और जब मैं वापस आऊंगा तो ये बिल्डिंग मैं डिमोलिश कर दूंगा और मेरी लैंड मुझे वापस कर देना। उसने कहा हाँ ठीक है, बात समझ आ रही है, 10 साल के लिए मैं ठीक है कर लेता हूँ, मेरा काम चल जाएगा, ये फिर डिमोलिश करके आपको लैंड वापस कर दूंगा। अब आप जो किराया रिसीव करें इसको ओपन प्लॉट नहीं कह सकते, इसको कहते हैं ग्राउंड रेंट। अब आप पूरी बिल्डिंग का रेंट रिसीव कर रहे होंगे, सिर्फ ग्राउंड का, क्योंकि बिल्डिंग उसने कंस्ट्रक्ट की है या आपने कंस्ट्रक्ट की है कि उसका किराया लें। बिल्डिंग, तो अब आप बिल्डिंग का किराया नहीं ले सकते, अब आप किसका किराया लेंगे? ग्राउंड का। तो अगर आप इसको तो छोड़ें, ये तो अगर आप प्लॉट को किराए पे दें और अगला उस पर कंस्ट्रक्शन ना करे तो फिर ये किराया आपका। और अगर आप प्लॉट किराए पे दें लेकिन अगला उस पर क्या कर ले, तो फिर जो आपको किराया मिल रहा होगा उसका टेक्निकल नाम ओपन प्लॉट का किराया नहीं होगा, उसका नाम होगा ग्राउंड का रेंट आपको मिल रहा है। तो इट विल बी योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ग्राउंड रेंट के आगे लिख लें, अगर हम किसी को प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दें, ब्लैक शर्ट आप भी लिख लो, हाँ बिल्कुल, अगर हम किसी को प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दें तो ये प्लॉट का किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ई, रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग। नीचे एग्जांपल काट दें, इसकी जरूरत नहीं, बस इधर जो मैं एग्जांपल बनाने लगा हूं वो देख लें। रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ये आपको शायद पता हो, ये बिल्डिंग वसीम अकरम की है, वसीम अकरम इसके ओनर है, राइज टेनेंट है। तो वसीम अकरम इस बिल्डिंग को ओन कर रहे हैं, ये इंग्लैंड से वापस आके उन्होंने बनाई थी। वसीम अकरम इस बिल्डिंग को ओन कर रहे हैं, तो वसीम अकरम को जो कराया जा रहा होगा वो इनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा। अब राइज वालों ने सोचा कि भाई दोपहर के बाद तो क्लासेस कोई खास होती नहीं, तो हम किप्स एकेडमी को, एकेडमी हो तो किप्स, हम किप्स एकेडमी को किराए पे दे देते हैं। तो किप्स एकेडमी बन गया सब टेनेंट।
मे भी वसीम अकरम से इजाजत ले लियो, तो किप्स एकेडमी को किराए पे दे दिया। अब किप्स वाले राइस को किराया दे रहे होंगे, लेकिन ये राइस की कौन सी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये इनकम हम प्रॉपर्टी नहीं होगी। प्रॉपर्टी में हमने शर्त पड़ी थी कि ओनर किराया रिसीव करे। ओनर का लफ्ज लिखा हुआ था, प्रॉपर्टी के चैप्टर में जाके देखिएगा, ओनर का लफ्ज लिखा हुआ था। अगर ओनर किराया रिसीव ना करे, किराएदार किराया रिसीव करने लग जाए, तो ये राइस की कौन सी इनकम है? अदर सोर्स। सच्ची सच्ची बताइएगा कितने लोग सही समझ गए थे ये वसीम अकरम की बिल्डिंग है? भोले होते हैं हर क्लास में एक। सीरियसली सीरियसली समझ गए थे आप? Okay, next. Point F for Mendak. हमने अदर सोर्स के चैप्टर से किसी को निकाला था, जाओ निकल जाओ। नहीं, प्रॉपर्टी के चैप्टर से किसी को निकाला था, जाओ निकल जाओ। प्रॉपर्टी के चैप्टर से दो चीजों को हमने निकाला था, जाओ भाई जाओ अपना काम करो, इधर क्या कर रहे हो, जाओ जाओ। अदर सोर्स के चैप्टर ने कहा आओ आओ बैठो बैठो। पॉइंट एफ, मोस्ट वेलकम। आए जी आए, कौन आए हैं जी? जो इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट। अच्छा इधर आए हो, आओ आओ बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ था? प्रॉपर्टी ने निकाला है, चलो हमारे पास आ जाओ। तुम्हारे लिए पूरा पॉइंट ना देते हैं एफ। अच्छा जी और भी कोई है? चलो आओ तुम्हें एफ ए कराते हैं। इनकम फ्रॉम प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विस कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग। इसको तो हमने न्यूमेरिकली भी किया था, ये तो सोर्स के चैप्टर में फॉल करता है। ओके बोले जी, हाँ ना बोला करें। एनी एनओटी और पेंशन, एनी एनओटी और पेंशन। भाई पेंशन आमतौर पे सैलरी के चैप्टर में जाएगी, बिल्कुल सैलरी के चैप्टर में जाएगी, क्योंकि आपको पता है जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उसको पेंशन मिलना शुरू होती है। लेकिन कई दफ़ा कुछ बैंक्स भी पेंशन देते हैं, वो एम्प्लॉय को नहीं देते, वो अपने कस्टमर्स को देते हैं, तो फिर उस सूरत में पेंशन अदर सोर्स में आएगी। वरना जनरल रूल यही है कि पेंशन सैलरी के चैप्टर में ही जानी चाहिए। पता नहीं इस चैप्टर में क्या कर रही है। Pension received by an employee from its employer, it's chargeable under the head income from salary. अगर आपका एम्प्लॉयर दे जहां आप नौकरी कर रहे थे, फिर सैलरी के चैप्टर में जाएगी। However, pension schemes are not necessarily due to relationship of employer-employee. If the pension is received from a person other than employer, then this will fall under the head income from other source. तो डब्बे वाली बातें आपने सिर्फ पढ़नी होती हैं, इनको याद नहीं करना होता। ओके किसी का प्राइज बॉन्ड कभी आपने सुना होगा निकल आता है। विनिंग फ्रॉम अ रेफरल, लॉटरी किसी की निकल आई, प्राइज ऑन विनिंग अ क्विज निकल आया। कई दफ़ा कंपनीज प्राइज ऑफर करती हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए, या गेम होती है एक क्रॉसवर्ड पजल, इसमें से जो पैसे जीते, दिस ऑल विल फॉल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके पॉइंट आई, ये क्या कहते हैं आप लोग? आए और गए। ओके चलें जी पॉइंट आए पढ़ते हैं। Once upon a time, a man was sleeping in his room, और जमीन अपने खजाने उगलने लगी, जमीन अपने खजाने उगलने लगी। And the now man is here near fan जी, पक्के पे बिल्कुल। You are right, you are from Punjab.
तो ज़मीन अपने ख़जाने उगलने लगी, मंजी इधर चली गई और ये ऊपर पहुंच गया। लकीली मॉडर्न ज़माना था, इसने मोबाइल निकाला जेब से, आईफोन, तो 11, चलो ठीक है। तो इसने फ़ोन निकाल के इमरान खान को फ़ोन किया कि इमरान खान भाई, मुल्क तो हुकूमत का है, ये ख़जाने भी हुकूमत के हैं, तो आप आ जाएं और आके इन ख़जानों को हासिल कर लें। हाँ, ज़ाहिरी बात है इस बंदे को इसका कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसके इलाके, इसके घर से ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जा रही हैं और इसको डिस्टर्बेंस होगी अब जितना अरसा इसके घर को यूज़ किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ये चीज़ें आके ले लेगी, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ से निकलेंगे, लेकिन उसका एक मुनासिब हिस्सा इसको भी दे के जाएगी बदले के तौर पे। तो ये जो हिस्सा इसको मिला है, ये इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इसका कारोबार है, रोज़ाना ही ये करता है। ओके, नाउ कम ऑन पॉइंट आई। एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग, समझने के लिए प्रोवाइडिंग, एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी, फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी, जम मार के पढ़ा करें ना, ये दो तीन वर्ड जम मारे आगे, प्रॉपर्टी है। एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी, आपने क्या प्रोवाइड की हुई है? अपनी प्रॉपर्टी। एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर यूज ऑफ प्रॉपर्टी, आपने अपनी प्रॉपर्टी यूज करने दी है। एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एक्सप्लॉयटेशन क्या, उधर आके जो है खुद ही जानी है जमीनें, एक्सप्लॉयटेशन से भी आगे की बात है। एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ अ राइट, इसमें यह शामिल है कि आप किसी को हक दे दें टू एक्सप्लोर, के कड्डो कुदरती खजाने, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करें आप आके, ये भी इसमें शामिल है। इंक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ राइट टू एक्सप्लोर नेचुरल रिसोर्सेज। J for joker, sitting on your the fair market value of the benefit received for provision, use or exploitation of property. सेम बात है, आई में भी आप प्रॉपर्टी अपनी दे रहे हैं, जे में भी आप अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। आई में पैसे मिल रहे हैं आपको, जे में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट से मुराद लिख लें बेनिफिट इन काइंड। आई में आपने कहा अगर मेरे घर से जेवर निकल रहा है तो मुझे 10 लाख दे दो। जे में आपने कहा मेरे घर से अगर जेवर निकल रहा है तो मुझे 10 लाख का जेवर दे दो, मैंने पैसे नहीं रखने। तो आई और जे पॉइंट सेम है। आई कहां से शुरू हो रहा है? एनी अमाउंट, इसमें आपको कैश मिलेगा, तो आई की हेडिंग बनेगी कैश, कैश मिलेगा। लेकिन जे में आपको कैश नहीं मिलेगा, जे में आपको बेनिफिट इन काइंड मिलेगा, वही चीज बदले में मिल जाएगी। ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ऑयल मिल जाएगा, खाने बनाएं उससे, जो मर्जी करें आप, जो भी चीज एक्सट्रैक्ट हो रही है वो आपको मिल जाएगी। तो यहां लफ्ज यूज अमाउंट नहीं होगा, यहां लफ्ज यूज होगा फेयर वैल्यू ऑफ बेनिफिट। ओके, पॉइंट के, एनी अमाउंट K is very interesting. कब से मसला है भाई? ओके, पॉइंट के में भी आज साल चल रहा है 2010 का, 2010 का साल चल रहा है। इस वक्त सकलैन मुश्ताक के पास एक दुकान है हफीज सेंटर में, एक दुकान है हफीज सेंटर में।
सकलैन समोसे वाले जबरदस्त किस्म के, गरमा गरम। अब सकलैन भाई जो है, इनकी दुकान है और हफीज सेंटर के अंदर। तो ये भाई जो है वो समोसे बनाते हैं, बड़े ज़बरदस्त बनवाते हैं माशाल्लाह। ये तो क्रिकेटर हैं, घर बैठते हैं, तो ये बनवाते हैं समोसे ज़बरदस्त। अब हुआ क्या कि ज़रूरी नहीं इसका मालिक मकान सकलैन ही हो सकता है सकलैन ने ये किराए पे ली हो। अब कोई बंदा इसके पास आया और उसको आके कहा, मिसाल के तौर पे मलिक रियाज भाई, बैरिया वाले भाई आपके, मलिक रियाज भाई, ये आके कहा भाई सकलैन भाई उठो इधर से यार, मैंने इधर जो है वो दुकान बनानी है बल्बों की। बल्ब हो तो मलिक रियाज की बल्ब, तो मैंने इधर दुकान बनानी है बल्बों की, तो उठो भाई ये जल्दी जल्दी उठाओ उठाओ यार, समोसे उठाओ, पैक करो, मेरी गाड़ी में डालो, चलो भाई जल्दी फारिग करो दुकान। अब मलिक रियाज साहब ने रिक्वेस्ट की, तो ओनर कोई और था, ओनर सकलैन नहीं था। तो सकलैन ने कहा ओनर से जाके बात करो। तो ओनर ने कहा ठीक है भाई मेरी तरफ से ले लो, सकलैन से बात कर लो। तो ये सकलैन के पास आया, सकलैन ने कहा मैं नहीं जाता, मेरा ओनर से पक्का मुआहदा हुआ हुआ, मैंने नहीं जाने का प्रोग्राम। तो मलिक रियाज ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, कम इन माई कार। अच्छा जी, डिग्गी खोली, डिग्गी में से एक ब्रीफकेस निकाला, ब्रीफकेस में पड़ा हुआ था 6 लाख। खुशबू सूंघाई, जब सकलैन ने खुशबू सूंघी उसने कहा यार ये तो समोसे से भी मजे की है, ये 6 लाख रुपया तुम मुझे किस मद में दे रहे हो? उसने कहा समझ तुम भी गए हो। इसने कहा हाँ समझ मैं भी गया हूं। सकलैन मुश्ताक ने कहा चलो ठीक है मेरी गाड़ी में रखवा दो, डिग्गी खोलो, चलो भाई ठीक है भाई। अब सकलैन मुश्ताक साहब की गाड़ी में कितने पैसे आ गए? 6 लाख रुपए। ओके, कमिश्नर इनकम टैक्स देख रहा था, इसने कहा ये क्या आउट हुआ है और क्या इन हुआ है, तो पता चला जी 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए उसके पास से इसके पास आ गए हैं। तो इसने सकलैन से पूछा तुम्हारा कारोबार है ये? सकलैन ने कहा नहीं मेरा कारोबार नहीं। कहते ठीक है, इट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कब्जा छुड़वाने के पैसे, इसे क्या कहते हैं? कब्जा छुड़वाने के पैसे। दुकान का कब्जा सकलैन छोड़ नहीं रहा था, तो अगले बंदे ने क्या किया? बोले बोले कब्जा छुड़वाया। अब जब सकलैन की बारी आई टैक्स देने की 6 लाख पे, तो सकलैन को याद आया पास्ट। इसने कहा 2005 में इंजी भाई, इंजमाम भाई इधर दुकान पे थे, उस वक्त मैं आया था, ये नहीं जा रहे थे, उस वक्त मैं इनको लेके गया था अपनी गाड़ी में और इनकी गाड़ी में 2 लाख रुपया मैंने इनफ्लो कराया था इनको। तो जाहिर बात है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ अंग्रेजों के साथ बैठ बैठ के ये मुहावरा, तो तारीख ने अपने आप को दोहराया। तो चंद साल पहले सकलैन को पैसे मिले होंगे या सकलैन ने पैसे दिए होंगे? दिए होंगे, कब्जा छुड़वाने के, कब्जा छुड़वाने के, कब्जा छुड़वाया होगा, इंतजाम से अपने पास कब्जा ले लिया होगा। अब तो इसको पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो व्हाट इज इनफ्लो? 6 लाख। व्हाट वाज आउटफ्लो? 2 लाख। अब इसको बचा कितना? 4 लाख। इस 4 लाख को 10 सालों में इनकम में डालेगा, इस 4 लाख को 10 सालों में इनकम में डालेगा, 1 साल में नहीं डालेगा, थोड़ा थोड़ा करके। और इसमें वो नहीं होगा ऑलरेडी टैक्स वाला जो माइनस होता था, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बस इसमें देखा यह जाएगा आज सकलैन को मिले कितने? 6। पास में दिए कितने थे? 2 लाख। अब जरा ये पढ़ लें मिसाल। मिस्टर ए हैज अ शॉप इन शाह आलम मार्केट। मिस्टर ए को कर दें सकलैन, मिस्टर सकलैन हैज अ शॉप। हो सकता है इसकी अपनी हो सकता है किसी की हो। ही विकेटेड द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसने कब छोड़ी पोजेशन? देखें देखें, इसने कब छोड़ी? 2010 में। लिखने की अब जरूरत नहीं व्हाइट बोर्ड से कुछ भी। ही विकेटेड द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन 2010 एंड रिसीव्ड रुपीज 6 लाख फ्रॉम मलिक रियाज। बी को काट के रियाज भाई। ही विकेटेड द कब्जा ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिसीव्ड 6 लाख फ्रॉम
रियाज। रियाज कौन है? टू होम प्रॉपर्टी इज, जिसको अब प्रॉपर्टी दे दी गई है। अब इसको याद आया अर्लियर इन 2005, आंखें बंद की सकलैन ने, 2005 में चला गया बैठे बैठे। अर्लियर इन 2005 मिस्टर सकलैन हैड पेड, मिस्टर सकलैन हैड पेड 2 लाख। व्हेन मिस्टर इंजमाम, एस को काट के, व्हेन मिस्टर इंजमाम हैंडेड ओवर द प्रॉपर्टी टू हिम, जब इंजमाम ने उसको प्रॉपर्टी दी। कैलकुलेट द इनकम ऑफ सकलैन फॉर टैक्स ईयर 2010 जी। 6 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, हर साल कितना कितना इनकम में जाएगा? 40 साल। किस साल से जाना शुरू होगा? तो 10 से, जिस साल मिला उस साल से जाना शुरू होगा। किसी ने आके, एक हमारे एक टीचर थे, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा एक मैंने मिसाल क्लास में कराई, बच्चों को समझ नहीं आई, तो एक स्टूडेंट ने क्लास के बाद आके कहा कि मुझे दोबारा समझा दें। कहते हैं मैंने ए बी की जगह बंदों के नाम बोले, तो जब बंदों के नाम बोले उसने कहा अब समझ आ गई है। तो पता नहीं आपको ए बी और एस से क्यों नहीं समझ आती। चलें, बहरहाल पॉइंट नंबर के, तो आपको एक टीचिंग टिप दे दी है। पॉइंट नंबर के, पहले आप में से टीचर बनाने किसी ने के हुस्ते बनना हो। एनी अमाउंट रिसीव, एक मिनट इधर सवाल कोई पूछ रहा था, मैं सवाल लेता हूं, ये पॉइंट पढ़ दूं फिर पहले। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय सकलैन, अमाउंट रिसीव्ड के ऊपर 6 लाख, एनी 6 लाख रिसीव्ड बाय सकलैन एज कंसिडरेशन, बदले के तौर पे। किस चीज के बदले के तौर पे? फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन। किस चीज की कंसिडरेशन? फॉर छोड़ना। क्या छोड़ना? कब्जा। किस चीज का? बिल्डिंग का। बिल्डिंग के छोड़ने के कब्जे के पैसे मिले, और पार्ट देयर ऑफ रिड्यूस्ड। 6 लाख में से क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? एनी अमाउंट पेड बाय सकलैन। भाई इधर सकलैन का ही नाम आएगा, इधर बाकी दो का नाम नहीं आएगा, लॉ मेकर को बाकी दो से कंसर्न नहीं। एनी अमाउंट पेड बाय सकलैन टू एक्वायर द कब्जा ऑफ बिल्डिंग shall be chargeable under the head income from in the year in which it was received and the following 9 tax years in, ये जरूर लिख के आना है, इक्वल प्रोपोर्शन। तो अब लिखें इस तरह, 2010 में भी 40,000 जाएगा, 2011 में भी 40,000 जाएगा, और इसी तरह सो ऑन। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 उंगलियों पे गिने बगैर हमेशा गलती करेंगे आप। 2019 आखिरी साल होगा, 2020 में 0, कुछ भी इनकम में नहीं जाएगा। तो ये 10 साल आप नोट कर लें इस तरह। तो 10 में 40,000 जाएगा, 11 में 40,000, आखिरी साल कौन सा होगा? 19। 2019 में भी 40,000 जाएगा। 2019 में ये टैक्स दे रहा होगा 2010 वाली। लेकिन ये फायदा क्यों दे रहे लॉ मेकर? इसे फायदा दे रहे या नुकसान दे रहे? थोड़ा थोड़ा करके ऐड करे ना, तो ऐसे उसका सीरियल बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अदर सोर्स आपको पता है नॉर्मल में गिरती है, तो एकदम सीरियल स्लैब शूट कर जाए तो वो बंदा भी शूट कर जाता है कई दफा। ओके जी, इधर से कोई सवाल पूछ रहा था। क्या चीज? हाँ जाहिर बात है, अगर देते हैं तो फिर, वरना तो ऑब्वियसली माइनस नहीं करने दिया जाए, बैंक स्टेटमेंट से मिल जाता है। ओके ये एल एंड बी क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग।
ओके, लैंड एंड बिल्डिंग बेचनी थी, एडवांस पकड़ लिया लेकिन बाद में बेची नहीं और एडवांस पे कब्जा कर लिया। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लैंड बेच ही दी, गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेपरेट ब्लॉक। घर बेच ही दिया, घर बेचना था, बेचने का मुआहदा हुआ लेकिन बाद में बेचा नहीं, यही पड़ा हुआ है ना सारा। और घर बेचा बुचा कोई नहीं, किसी दुकान पे किसी ने कब्जा किया हो था, कब्जा छुड़वाने के उसको पैसे दिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये सारी बातें आपने अलग अलग याद रखनी है, ये सारी बातें आपको पढ़ा दी हुई हैं जी। घर बेचना था, बेचने के लिए एडवांस दिया लेकिन बाद में उसने कहा मैंने नहीं लेना, एडवांस पे कब्जा कर लिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्लॉट बेच दिया या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेच दी, और आज जो अभी अभी पड़े कब्जा छुड़वाने के पैसे, पेपर में पता कैसे चलेगा? बॉक्स लगाएं पॉइंट के में आके, कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन, पॉइंट के में बॉक्स लगाएं, ढूंढे कहीं लिखा हुआ है कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन। अगर हाईलाइटर है तो इसको हाईलाइट कर लें, इस पॉइंट से पता चलेगा। कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन, क्या लफ्ज आएगा पेपर में? कंसिडरेशन फॉर सेलिंग, नहीं फॉर वेकेटिंग, यहां से पता चलेगा इट इज अदर सोर्स। ओके, पॉइंट नंबर के की इंग्लिश दोबारा पढ़ेंगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड, पैसे आए सकलैन के पास कब्जा छोड़ने के। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है पेपर में कि माइनस कुछ ना हो सकता है सकलैन को पहली दफा ही ये दुकान मिली हो, पास में इसने इंजमाम को ना दिए हो पैसे, तो जरूरी नहीं हमेशा माइनस ही हो। क्लियर? ओके, पॉइंट एल, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान और एनओटी प्लान अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल। इसके आगे लिखें चैप्टर 6। चैप्टर 6 में ये हम चीजें पढ़ेंगे, फिर पता चलेगा। पॉइंट एल के आगे चैप्टर 6। ओके, पॉइंट एल ए,
ये मैं कल पढ़ाऊंगा, 0.3 आज पढ़ाने लगा हूँ, फिर वो दोनों मिक्स हो जाएंगे वरना। 0.3 वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत तवज्जो से सुनना पड़ेगा। ओके पर्सन्स दो किस्म के हैं, होल्डिंग एनटीएन, नॉट होल्डिंग एनटीएन। जी भाई, जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर है और जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है। अच्छा भाई, ये टीचर्स हैं कॉलेज में, इनके पास नेशनल टैक्स नंबर होगा, ये टैक्स जमा कराते होंगे। ओके, इनके पास नेशनल टैक्स नंबर होगा। टीचर्स, ओके, योर फादर, आपके वालिद साहब, आपके अंकल, प्रोबेबली अगर वो टैक्स जमा कराते होंगे उनके पास भी नेशनल टैक्स नंबर होगा। अगर आपकी बात करें स्टूडेंट्स, तो शायद आपके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं होगा क्योंकि आप टैक्स जमा नहीं करवाते। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल टैक्स नंबर कितने किस्म के लोग हो गए? दो। एक तो पर्सन की क्लासिफिकेशन है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, वो बात नहीं कर रहा, और बात है जो लोग पाकिस्तान में टैक्स जमा करवाते हैं और नंबर मिल चुका है उनको क्या कहते हैं? होल्डिंग। ये तो मिसालें दे दी हैं, जरूरी नहीं इनके पास भी किसी के पास हो, होते इनमें से भी किसी के पास हो, कुछ छोटा सा बिजनेस कर रहा हो, इनमें से भी ऐसे मिसाल दी है समझाने के लिए। तो जिनके पास नेशनल टैक्स नंबर है आमतौर पे वो ये कैटेगरी में फॉल करेंगे। कोई बिजनेसमैन है, किसी ऑफिस में जॉब करता है, इन लोगों के पास नेशनल टैक्स नंबर होगा। और जो लोग टैक्स जमा नहीं कराते उनके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं होगा। ओके, नाउ अगले सफ़े पे एक एग्जाम्पल है वो करेंगे। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2। भाई जिनके पास नेशनल टैक्स नंबर है और इन्होंने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, किसी को लोन देना है, किसी को तोहफे में पैसे देने हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, किसी को एडवांस पकड़ाना है, कुछ भी करना है, जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर है और इसने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो लॉ मेकर कहता है ऑप्शन 1 है क्रॉस चेक से पेमेंट करो। नवाज शरीफ, तुम्हारे पास एनटीएन है? जी बिल्कुल है। तुमने शहबाज शरीफ को लोन देना है? जी देना चाहता हूं। अच्छा, ऐसा करो क्रॉस चेक से दो ताकि सबूत मिले कि तुमने कितना पैसे उसको ट्रांसफर किए। बाद में कोई मसला आएगा तो इधर से उधर जायदाद जारी होगी, हमें समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ। अगर करना है तो क्रॉस चेक से करो, नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं। एनी अदर बैंकिंग चैनल, किसी भी बैंकिंग चैनल को यूज कर लो, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दो, क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर कर दो, एटीएम से पैसे ट्रांसफर कर दो, इंटरनेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर कर दो, लेकिन बैंकिंग चैनल यूज करो। नवाज शरीफ, तुम्हारे पास एनटीएन है? जी है। शहबाज शरीफ को लोन देने, कैश पे कर दो लिफाफे में डाल के? नॉट एट ऑल, इसकी इजाजत ही नहीं है, ये बिल्कुल ब्लंडर है। हालांकि इसके पास नेशनल टैक्स नंबर है और गुड सिटीजन है, इसकी इजाजत इसको फिर भी नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन किस में एग्जीक्यूट करे? कैश में ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। और जिसके पास एनटीएन नहीं है, ये स्टूडेंट्स तो होते ही हैं, असल में ये वो लोग होते हैं जो छुपे बैठे होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, कई छुपे बैठे होते हैं और टैक्स गवर्नमेंट को कभी जमा ही नहीं कराते। तो इन पे जरा ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है और इनको ये कहा जा रहा है कि अगर तुमने कभी किसी से ट्रांजैक्शन करनी है तो सिर्फ इजाजत है किसमें? क्रॉस। तुम बैंकिंग चैनल को भी यूज नहीं कर सकते, तुम ऑनलाइन ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, तुम इंटरनेट बैंकिंग भी नहीं कर सकते। अपनी चेकबुक से चेक फाड़ो, उसका नाम लिखो, फिर उसके अकाउंट में वो जाके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराएगा, फिर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी। और अगर इसके अलावा ट्रांजैक्शन की गई तो उसकी सजा मिलेगी, और जो मिलने वाले को पैसे मिलेंगे वो उसकी किस इनकम में चले जाएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब ये कितने रूल बन गए? 2। इन 2 रूल्स की जहां जहां वायलेशन होगी
वहां किस इनकम में वो अमाउंट ऐड हो जाएंगी? मुझे वैसे बताएं, लोन देना इनकम होता है? इनकम कभी अकाउंटिंग के टीचर ने सेल के नीचे लिखवाया सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी प्लस लोन? क्या लोन इनकम है? कभी आपको नजर आया अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट रिकवरी, रेंटल इनकम के नीचे लोन? लोन कहां नजर आता है? बैलेंस शीट में। कहां पे? लायबिलिटीज में। लेकिन टैक्स वाले इतने भयानक बात करने लगे हैं, कहते हैं लोन उठा के कहां डाल दो? इनकम में, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। हालांकि अकाउंटिंग के टीचर लोन को कभी इनकम में नहीं डलवाएंगे। आपको पूरी जिंदगी प्रॉफिट एंड लॉस में लोन नजर नहीं आएगा। लोन कहां नजर आता है? लायबिलिटी में। लोन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में नजर नहीं आता। लेकिन अगर लोन किसकी वायलेशन में है? इस रूल की वायलेशन में है, तो फिर लोन जो मिल रहा है वो किस हेड में जाएगा? हाँ, वो क्या लायबिलिटी होगी या इनकम बन जाएगी? लॉ की नजर में इनकम बन जाएगी और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को 1 करोड़ रुपया उधार देता है लिफाफे में बंद करके, तो शहबाज शरीफ बेचारा मारा जाएगा। क्या करना पड़ेगा उसे? 1 करोड़ को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल के उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह आपके डैड अपने दोस्त को उधार देते हैं और उसी तरह लिफाफे में बंद करके देते हैं, और आपको पता भी है लिफाफे में बंद करके देते हैं। हमारे वालिदैन के अंदर ये रुझान नहीं है कि चेक बना के दें। तो कोई लोन लेने आता है तो अगर पैसे बैंक में भी पड़े हो तो उससे भी हम ये कह देते हैं निकलवा के तुम्हें दे देंगे, तुम माना पैसे मैं निकलवा लेता हूं बैंक से, फिर तुम्हें कैश दे दूंगा। तो इट इज अ वायलेशन ऑफ लॉ। यहां पे वायलेशन है लॉ की। अगर लॉ मेकर को पता चल जाए तो जिसको वो लोन दे रहे हैं आपके वालिद साहब, वो जो उनका दोस्त होगा, ये उसकी कौन सी इनकम बनेगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बट लॉ मेकर को आमतौर पे पता नहीं चलता, इसलिए लोग बच जाते हैं। ओके, हाँ सही कह रहे हो आप। लेकिन उसको भी तो लॉ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी ना, उससे पैसे लेने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन पैसे आ रहे थे, वो कैसे इनकार करता? अच्छा जी, एग्जाम्पल 2, राइस कैंटीन ओनर received the following amounts. Example 2, पेज 3 का ऊपर से थोड़ा सा नीचे पहुंच गए। राइस कैंटीन ओनर received the following amounts. Loan of 20,000 is received in cash from a student. एक स्टूडेंट आ रहा था, बड़ी गाड़ी शाड़ी आके पार्क की, टायर शायर घुमा के उसने जो है वो दिखाए लोगों को, नए टायर डलवाए हैं। अब कैंटीन वाले ने कहा यार वो समोसे तो खाता रहता है, पैसे पूसे हैं जेब में? इसने कहा हाँ यार पैसे हैं यार, 2,000 दे दे यार, मान जा, तेरी मेहरबानी यार, कोई मसला नहीं यार, बता कितना उधार चाहिए? कहा 20,000, 600 समोसों का उधार अभी दे दो। मैंने कहा नहीं समोसों का नहीं, वैसे उधार ले ले, मुझे वापस कर दी। स्टूडेंट के पास एनटीएन है? नहीं एनटीएन। स्टूडेंट ने कितना उधार दिया राइस कैंटीन ओनर को? 20,000। अच्छा देखते हैं, ये स्टूडेंट के पास एनटीएन नहीं है, तो ये कौन सी कैटेगरी है? अच्छा, किस फॉर्म में लोन दिया है? ओहो, इन क्रॉस चेक तो नहीं लिखा हुआ? उसने क्या किया है? जेब में हाथ डाला, अब रूल क्या हो गया? वायलेट हो गया। अच्छा, इसकी सजा स्टूडेंट को नहीं मिलती, ये थोड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। इसकी सजा कैंटीन वाले को मिलती है जिसको पैसे मिल रहे हैं। तो राइस कैंटीन ओनर, चले कैंटीन पे किसी भाई का नाम आता है तो बता दें। अच्छा चलो, नहीं आता। राइस कैंटीन ओनर की इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये अदर सोर्स में जाएगा। पता नहीं सैलरी कितनी है, बिजनेस कितनी है। बिजनेस चलो छोड़ो, फर्स्ट करो 0 आई, लॉस नहीं, चलो 0 आ गई। अदर सोर्स के अंदर पॉइंट 1 जी, कौन सा? लोन फ्रॉम स्टूडेंट, कितना? 20,000 रुपीज इन 1000 में सवाल कर लेते हैं। ओके, 20,000 रुपया लोन किससे आ गया? स्टूडेंट से। ये इसकी कौन सी इनकम बन जाएगी? अदर सोर्स। सोल्यूशन पे हाथ रख देना, मोबाइल रख दें, बार रखे होते हैं मोबाइल, ऐसे जैसे पता नहीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ओके, लोन ऑफ, अक्सर सर के जूतों पे जूता मारता है ये, इधर खड़े। ओके चलें, खैर है। लोन ऑफ 25,000 इज रिसीव फ्रॉम अ टीचर। अगले दिन राइस कैंटीन ओनर सरासिफ के पास गया। टीचर ए फॉर सरासिफ के पास गया। सरासिफ का सर
माशाल्लाह आज बड़े ज़बरदस्त आपने सूट पहना है नया नया। तो वो ना मुझे ना चाय अब मैं आपको भेज रहा हूँ, आप पहुँचे ज़रा, कड़क किस्म की चाय आ रही है आज, जो आपको इंजॉय करेंगे आप। उसके बाद ना एक बात करनी है मैंने आपसे, वो मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए साथ में। कोई नहीं यार, तू भाई है अपना, ये तो जेब से निकाल के, ये लो भाई 25,000 रुपया तुम्हें दे दिया। ये किस में दिया? खैर है, इनके पास तो एनटीएन था, खैर है, लेकिन एनटीएन वाला भी कैश में नहीं दे सकता। यहां पे सख्ती है, एनटीएन वाला भी कैश में नहीं दे सकता। अगेन इन्होंने सरासर ने वायलेशन की है, अब सजा मिलेगी। लोन फ्रॉम टीचर ए 25,000। अब इसको आदत पड़ गई है लोन लेने की। अब देखिएगा जरा, लोन ऑफ 28,000 फ्रॉम सर शकील के पास गया। सर शकील, सर मैं एक बात करनी थी सर, समोसे बड़े मज़े के आए हैं आज, मैं आपको भेज रहा हूँ, आप पहुँचे। और आपके लिए मीठी चटनी भी मैंने मंगवाई है आज। आमतौर पे केचप पे गुजारा चलता है, लेकिन आपके लिए आज मीठी चटनी और चने वाली चटनी दोनों मंगवाई हैं। साथ थोड़े से ऊपर फ्रेश प्याज भेज रहा हूँ आपको डलवाने के लिए। तो एक बात करनी थी सर, वो थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। अब सर शकील अपनी गाड़ी में गए और चेकबुक निकाली। चेकबुक निकाल के कहा, बोलो भाई कितनी अमाउंट लिखूं? उसने कहा ब्लैंक कर दें। सर ने कहा नहीं, ज्यादा हो जाएगा थोड़ा। तो उसने कहा भाई 28,000 की मुझे ज़रूरत है, इसे पे गुजारा चल जाएगा मेरा, मैंने ओवन खरीदना है, तो आप 28,000 मुझे लोन दे दें। जी भाई, टीचर के पास क्या है? एनटीएन है। और लोन किस में दिया है? जी भाई, कंप्लाइंस हुई है, वॉयलेशन हुई है, इसलिए इग्नोर कर देते हैं बस। इनकम में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कैंटीन ओनर, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है बिल्कुल एज पर द लॉ हुई है, तो इसको आपने इग्नोर कर दिया करना है। आगे लिख लें तीसरे बुलेट के आगे, कंप्लाइंस, लॉ फॉलो हुआ है। लॉ मेकर को गुस्सा नहीं चढ़ेगा, बल्कि लॉ मेकर अगर कभी वेरीफाई करने पे आया तो सर शकील के अकाउंट से वो पैसे आउट हो रहे होंगे और कैंटीन ओनर के अकाउंट में, बैंक में वो पैसे इन हो रहे होंगे, और इस ट्रांजैक्शन का ऑडिट अगर हुआ तो ऑडिट एविडेंस मौजूद होगा। दोनों की बैंक स्टेटमेंट मंगवा के, बैंक स्टेटमेंट तो एक्सटर्नल पार्टी बनाती है ना, बैंक बनाता है, इसलिए कोई हर्ज नहीं इसमें। ओके, अगले दिन एक और स्टूडेंट आया, उसने गाड़ी नहीं आगे खड़ी की, उसने पूरा ट्राला ही आगे खड़ा कर दिया। और जब उसने ट्राले के टायर घुमा के जबरदस्त किस्म के नए लगाए हुए, जबरदस्त किस्म के उसने शो, तो कैंटीन यार जबरदस्त है भाई, आपसे बोतलें ना मंगवा लिया करूँ, ट्राले पे आते हैं आप। तो मैंने कहा नहीं बस मैं नहीं। अच्छा, मैंने कहा यार थोड़े से पैसे, हाँ पैसे दे देता हूँ, भाई है तू अपना यार, इतनी मजे मजे की चीज़ें खिलाता है, पैसों का क्या मसला, तेरे लिए पैसे हाजिर हैं। तो ठहरो यार, मैं ज़रा मोबाइल में अपना लॉगिन डाल लूँ। उसने इधर बैठे बैठे मोबाइल में अपना लॉगिन डाला और डाल के, यार ये अब्बू ने मेरा अकाउंट खुलवाया हुआ है, हाँ भाई कितना ट्रांसफ़र करूँ? उसने कहा जी 30,000 ट्रांसफ़र कर दो। तो उसने 30,000 ट्रांसफ़र कर दिए। जी भाई, इसके पास एनटीएन था? अच्छा, ट्रांजैक्शन किससे की है? ऑनलाइन की तो अलाउ नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन अदर बैंकिंग चैनल में गिरेगा, वो तो एनटीएन वाले को अलाउ था। तो आप बताएं यहाँ क्या होगी? वायलेशन होगी। आगे सजा किसको मिलेगी? कैंटीन ओनर को। जी, लोन फ्रॉम स्टूडेंट, जी 30,000। ओके, नेक्स्ट, कैश गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ के पास गया, मामा, ग्रैंड माँ प्लीज मुझे पैसे चाहिए। उन्होंने अपना पर्स मंगवाया, पर्स के अंदर छोटा सा पर्स पड़ा हुआ था, वो निकाला, उसकी जिप खोली, अंदर एक और कपड़े में पैसे लिपटे हुए थे, उस कपड़े को खोला, कपड़े को खोल के कहा ये लो बेटा। और दादो के पास एनटीएन था, वेरी टेक्निकल दादो, दादो के पास एनटीएन था, शी वॉज होल्डिंग एनटीएन, शी वॉज, बट शी मेड वायलेशन एज वेल। कैश में तो उनको भी इजाजत नहीं थी, कैश में तो उनको भी इजाजत नहीं थी। तो यहाँ गिफ्ट लिखा हुआ है, गिफ्ट पे भी यही रूल है, गिफ्ट पे भी यही रूल है, अभी पढ़ाऊंगा आपको। गिफ्ट के लिए भी यही रूल है, लोन के लिए भी यही रूल है, गिफ्ट के लिए भी यही रूल है। ओके, सो
गिफ्ट रिसीव हुआ है कितने का जी? 33। ये गिफ्ट कोई चीज मिली है या पैसे मिले हैं? पैसे मिले हैं। ओके, अब तीनों का टोटल हो गया। फिर अदर सोर्स का सब टोटल 108 और ग्रैंड टोटल 108। इसमें से ज़कात माइनस करेंगे, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। फिर चले जाएंगे पेज 4 और 5 पे, चैप्टर 4 वाला, फिर वहां पे जाके रेट लगाएंगे। तो अदर सोर्स बताएं नॉर्मल टैक्स में गिरता है या इसके इस चैप्टर में कोई सेपरेट रेट भी आगे पीछे नजर मारे कहीं दिए हुए हैं? मैंने बता दिया सेपरेट रेट तो खत्म हो गया हमारे सिलेबस में, अब आखिरी दिन तक आपको कोई सेपरेट रेट नहीं मिलेंगे। क्लियर? ओके, एग्जाम्पल 2 को एक दफा पढ़ लें और खुद सोच के देख लें नीचे इनकम में ऐड करना बनता है या नहीं बनता। हाँ जी, वो 4 लाख से बढ़ती नहीं, 6 लाख लिमिट है वो पहले स्लैब की, और 4 लाख वहां से बढ़ती नहीं, इतनी कहाँ पॉकेट मनी मिलती है। अब्बू का दोस्त सब लोन लेने आएगा, क्या करेंगे? भाग के जाएंगे, अम्मी से कहेंगे अब्बू की क्या ढूंढे? चेक बुक। अब्बू चेक बना के दें। अब्बू कहेंगे तीनों बड़ा टैक्स चढ़ेगा, जा। नहीं अब्बू मुझे कैफ 6 हो गया। नहीं बेटा जा। अम्मी ज्वेलरी बेच रही हैं आप? अम्मी साथ रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट भी बेच रही हैं? अम्मी अच्छा, बाद में अम्मी ने तय दोनों पे लॉस आया। ओहो, नो लॉस शेल बी अलाउड, उधर ही बोल रहे हैं सुनार की दुकान पे, नो लॉस शेल बी अलाउड अंडर द हेड कैपिटल गेन। सुनार कहेगा क्या हो गया बेटा, रिवाइज कर रहा हूं। ओके, अब रोप शॉप डाला करें। अब्बू कहें यार वो डिफेंस वाला प्लॉट बेच ना दें। अब्बू व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड गेन? आई विल टेल यू द सीरियल नंबर। ओके, आए पॉइंट 3 पढ़ लें, फिर जाएं, सबने जाना है। पॉइंट 3, any amount received as loan, एडवांस कल पढ़ेंगे। पॉइंट 3 पे ब्रेक लग जाएगी। आपने ये देखा है 2 सफ़े पढ़ने में हमें जो है वो कितनी जल्दी हुआ, और पॉइंट 3 पे ब्रेक लग गई। अभी कल तकरीबन 30-40 मिनट पॉइंट 3 चलता रहेगा। तो पॉइंट 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन और एनी अमाउंट रिसीव्ड एज गिफ्ट। बस ये हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एडवांस तो नहीं पढ़ा हमने अभी। एडवांस कल पढ़ेंगे, डिपॉजिट कल पढ़ेंगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज गिफ्ट बाय अ पर्सन। यहां बाय अ पर्सन के आगे लिख लेना कैंटीन ओनर, ताकि जरा मिसाल से लिंक हो जाए। बाय कैंटीन ओनर इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम एन अदर पर्सन। अनदर पर्सन के ऊपर लिखें टीचर, स्टूडेंट, ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, लिखें अनदर पर्सन के ऊपर टीचर, स्टूडेंट। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन एज गिफ्ट बाय अ कैंटीन ओनर फ्रॉम टीचर, स्टूडेंट, नॉट बीइंग अ बैंक। इसका मतलब लिखें बैंक से कैश में भी लोन ले सकते हैं। नोट्स अंदर नहीं रखने, अभी पढ़ा रहा हूं मैं। बैंक से कैश में भी लोन ले सकते हैं। नॉट बीइंग अ बैंक का मतलब बताएं कि बैंक के लिए ये रूल नहीं है, तो बैंक से कैसे लोन ले लें? बैंक की खैर है, बैंक का तो काम ही लोन देना है। बैंक के पास जाएंगे वो तो कैश ही देगा आपको, तो बैंक से कैश में भी लोन ले सकते हैं। चलें बस ठीक है, टाइम हो गया, ये कल पढ़ेंगे।